मेरे सभी प्यारे भाइयों बहनों, पीताम्बरा एजुकेशन चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन। जी हाँ, जैसा आप थंबनेल में देख पा रहे हैं, भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम, इससे प्रत्येक परीक्षा में मैंने कई सारी परीक्षाओं का अवलोकन किया, पेपरों का अवलोकन किया, उसके आधार पर और आपके कमेंट के आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें से अत्यधिक क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और पूछे जाने की आगे भी संभावना है, इसलिए यह सीरीज आपके लिए प्रारंभ की जा रही है आपकी विशेष डिमांड पर। चलिए देखते हैं भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। जिन भाई बहनों ने चैनल सब्सक्राइब ना किया हो वो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, हाँ, और कमेंट करना ना भूलें। चलिए चलते हैं आज की इस वीडियो में, देख लेते हैं इसरो। देखिए इसरो ये आपको जो दिखाई दे रहा होगा, ये इसरो का शाइन है, सिंबल है, इससे पहचान होती है। ये इसका मोनो है, समझ लीजिए, इसरो का जो आपको दिखाई दे रहा है इसरो। और जो आपको तस्वीर में, जो पिक्चर में जो महापुरुष दिखाई दे रहे हैं, इनका नाम है विक्रम साराभाई। इनका नाम विक्रम साराभाई है और इन्हीं की बदौलत है, या फिर यूँ कहें कि यही इसके जन्मदाता हैं इसरो के, इस प्रकार से अपन मान सकते हैं। इन्होंने ही इसरो की शुरुआत की थी। चलिए इसरो के बारे में थोड़ा सा देख लेते जानकारी। इसरो की स्थापना 1969 में हुई थी और इसका मुख्यालय बेंगलोर में है। कहाँ पर है? इसका मुख्यालय है बेंगलोर में। जी बिल्कुल सही है, बेंगलोर में इसका मुख्यालय है, जिसे हम सिलिकॉन सिटी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसके पहले चेयरमैन रहे विक्रम साराभाई। इसके पहले चेयरमैन विक्रम साराभाई थे। और देख लेते हैं, ये मैं यूँ बता रहा हूँ, ये थर्ड चेयरमैन है इसके श्री सतीश धवन, जिनका कार्यकाल 1972 से लेकर 1984 तक रहा, जो कि सबसे ज़्यादा लंबा कार्यकाल रहा। ये क्वेश्चन की दृष्टि से, जो पेपर में क्वेश्चन आते हैं, इसकी दृष्टि से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं इनके कार्यकाल और कुछ चुनिंदा लोगों को ही क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये इनका कार्यकाल सबसे ज़्यादा रहा है और ये कुछ इंपॉर्टेंट रहे हैं। इनके नाम पर कुछ स्थानों के नाम भी पड़ गए हैं, इसलिए इनको बताना जरूरी है, क्योंकि इससे कई सारे क्वेश्चंस पूछे जाने की निश्चित तौर पर संभावना है और आते भी हैं। तो ये तीसरे चेयरमैन थे सतीश धवन जी, और इनका कार्यकाल इसरो में सबसे ज़्यादा रहा। 1972 से लेकर 1984 तक इनका कार्यकाल रहा। ये है आपके सामने श्री सतीश धवन, इनके नाम पर एक स्थानीय बना हुआ है। और जो वर्तमान में हमारे इसरो के जो चेयरमैन हैं, जो कि 10वें नंबर के चेयरमैन हैं, जो कि अभी वर्तमान में भी हैं, और इन्होंने चंद्रयान का, मंगलयान का इन्होंने ही अपना नेतृत्व किया था। ये 10वें चेयरमैन हैं, इनका नाम है के शिवान। इनका कार्यकाल 2018 में प्रारंभ हुआ था और इनका कार्यकाल अभी वर्तमान में भी, यानी 2021 जो चल रहा है, वर्तमान में भी इनका कार्यकाल है। और इनका जन्म हुआ था तमिलनाडु में। कहाँ हुआ था इनका जन्म? हुआ था तमिलनाडु में। इन्होंने चंद्रयान 2 की लीडरशिप की थी। इन्होंने चंद्रयान 2 की लीडरशिप की थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप स्टार लगाकर इसे नोट कर लें, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगर और देख लेते हैं अंतरिक्ष। अंतरिक्ष क्या होता है? सबसे पहले इसके बारे में समझते हैं, अंतरिक्ष होता क्या है। देखिए, अंतरिक्ष जहाँ से हमारा वायुमंडल की क्या होती है, देखिए आपको मैं बता दे रहा हूँ। अंतरिक्ष यानी ये पृथ्वी है, पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल की जो परत होती है, जहाँ से हमारा ये वायुमंडल की परत, अर्थात जहाँ से वायुमंडल की सीमा समाप्त होती है, उससे आगे जो सीमा प्रारंभ हो जाती है, वहाँ पर हमारा अंतरिक्ष प्रारंभ होता है। देखिए, कोई भी सीमा जहाँ से प्रारंभ होती है, जहाँ पर वायुमंडल का समाप्त हो रहा है, जहाँ वायुमंडल की सीमा समाप्त हो रही है, वहाँ से अंतरिक्ष प्रारंभ हो जाता है। उस जहाँ इस रेखा को, जहाँ अंतरिक्ष को निर्धारित करने वाली जो रेखा होती है, उसका नाम होता है कारमन रेखा। उसका नाम क्या होता है? उसका नाम है कारमन रेखा। जी बिल्कुल सही सुना आपने, उसका नाम कारमन रेखा है। और ये आप बिल्कुल सही देख रहे हैं, इसको हम कारमन रेखा के नाम से जानते हैं। ठीक है ना? जी बिल्कुल सही है आपका। अब देख लेते हैं। देखिए, ये है कारमन रेखा कहलाती है। अंतरिक्ष को निर्धारित करने वाली जो रेखा है वो कारमन रेखा है। यहाँ से अंतरिक्ष और वायुमंडल के बीच का स्पष्ट विभाजन हो जाता है। ये स्टार लगा के नोट कर लीजिए, ये कारमन रेखा। कारमन रेखा क्वेश्चन आ जाएगा कि अंतरिक्ष को निर्धारित करने वाली रेखा कौन सी है, तो वो है कारमन रेखा। 1962 में भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन किया गया था, वो कि 1962 में। 1962 यानी 1962 में ही थुम्बा में भूमध्य रेखीय अंतरिक्ष रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन की भी स्थापना हुई थी। दो काम 1962 में हुए थे। पहला कौन सा है? पहला है भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन, और दूसरा है थुम्बा में भूमध्य रेखीय रॉकेट
लॉन्चिंग स्टेशन बना, जो कहाँ पड़ता है तुम्बा, केरल में पड़ता है। किस स्थान पर पड़ता है, केरल में, बिल्कुल सही समझिए आप। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन थे, आपको पहले ही बता चुका हूँ, जी हाँ बिल्कुल विक्रम साराभाई, अब वो सही हैं। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक डॉक्टर विक्रम साराभाई को कहा जाता है। और 1969 यानी 1969 में इसरो यानी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, और इसके यदि मैं आपको बता दूं कि इसको फुल फॉर्म में किस प्रकार से कहेंगे, तो फुल फॉर्म में इसरो का फुल फॉर्म होगा इंडियन, आई से इंडियन, एस से स्पेस, आर से रिसर्च, ओ से ऑर्गेनाइजेशन, यानी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसका पूरा नाम हो जाएगा। इसकी स्थापना 1969 में हुई थी, जो परमाणु विभाग के अंतर्गत, इसकी स्थापना परमाणु विभाग के अंतर्गत हुई थी। बाद में यानी 1972 में अंतरिक्ष आयोग बना, एक अंतरिक्ष विभाग या आयोग बना। क्यों इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि इसको अपने स्वयं के वित्त के लिए अलग आयोग की ज़रूरत पड़ी, इसलिए ये आयोग बनाया गया। अगला देख लेते हैं। अब मैं आपको कुछ ऐसे केंद्र बताऊंगा जहां से हमारे अंतरिक्ष कार्यक्रमों का प्रारंभ या अंतरिक्ष कार्यक्रमों का संचालन किया जाता है। पहला आपके सामने जो दिखाई दे रहा है वो है विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, जिसे आप शॉर्ट में VSSC भी बोल सकते हैं। ये तिरुवनंतपुरम, कहाँ पड़ता है तिरुवनंतपुरम, जी हाँ बिल्कुल पड़ता है, केरल में पड़ता है तिरुवनंतपुरम। यहाँ पर विक्रम साराभाई अंतरिक्ष सेंटर है, अंतरिक्ष केंद्र है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर है, तिरुवनंतपुरम में है, जो केरल में स्थापित है। और यह लॉन्चिंग व्हीकल तैयार किया जाता है। यहाँ पर क्या तैयार किया जाता है, यहाँ पे आप स्टार लगा के नोट कर लीजिए, यहाँ पर लॉन्चिंग व्हीकल्स को तैयार किया जाता है। यहाँ पर लॉन्चिंग व्हीकल्स तैयार किए जाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पर लॉन्चिंग व्हीकल तैयार किए जाते हैं। अगला देखते हैं, लॉन्चिंग व्हीकल मतलब जिससे हम लॉन्च करते हैं, यानी किसी भी चीज़ को लेकर ऊपर जाता है जो चीज़, यानी अंतरिक्ष में, उसको कहते हैं व्हीकल। व्हीकल यानी जैसे वाहन समझ सकते हैं, वाहन, जैसे कोई वाहन होता है व्हीकल बोलते हैं इसे, इसी टाइप में। अगला देखते हैं सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, जिसे SHAR, सार, कभी कभी शॉर्ट फॉर्म में सार लिखकर आ जाता है, ये इतना देते ही नहीं, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र ना लिखकर सीधा शॉर्ट में सार लिख देंगे। तो आपको इसको यही समझ के चलना कि ये सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है, इसे आप याद कर ले, नोट कर ले। यह श्रीहरिकोटा यानी आंध्र प्रदेश में, श्रीहरिकोटा पड़ता है आंध्र प्रदेश में, जो पुलिकट झील के पास है। कहाँ पर है, पुलिकट झील के पास में है। यहाँ पर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र स्थापित किया गया है, और यहाँ से उपग्रह लॉन्च किए जाते हैं। क्या किए जाते हैं, यहाँ से उपग्रह लॉन्च किए जाते हैं। जितने भी उपग्रह हैं यहीं से सारे के सारे उपग्रह लॉन्च किए जाएंगे। भारत में केवल यही एकमात्र ऐसा स्थान है जहाँ से उपग्रहों को अंतरिक्ष में भेजा जाता है। आप समझ चुके होंगे। अगला देखते हैं अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र। अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र ये अहमदाबाद में स्थापित है। यहाँ पेलोड का विकास किया जाता है। यहाँ क्या किया जाता है, पेलोड। पेलोड क्या होता है, पेलोड का मतलब होता है जो भी आप अंतरिक्ष में जो आप भेज रहे हो, क्या उपग्रह भेज रहे हो, उसे बोलते हैं पेलोड। उपग्रह को बोलते हैं पेलोड। तो यह इसको तैयार करने का काम कहाँ पर होता है, अहमदाबाद में। अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र अहमदाबाद में, यहाँ पर पेलोड बनाए जाते हैं, पेलोड का विकास किया जाता है जो आप अंतरिक्ष में भेज रहे होते हैं। तो ये बिल्कुल क्वेश्चन को आप स्टार लगाकर कंडीशन अप्लाई है, ये बिल्कुल जी समझ लीजिए, आने की संभावना इसकी काफ़ी ज़्यादा है। तो यहाँ पर पेलोड का विकास कहाँ पर किया जाता है, तो वो है अहमदाबाद। अहमदाबाद में एक स्थान है, इसका नाम है अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र अहमदाबाद। अगला देखते हैं राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र। राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र ये है हैदराबाद में स्थापित किया गया है। अच्छा, जैसा आप नाम से ही देख पा रहे हो, राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र। सुदूर संवेदन केंद्र का मतलब है कि जहां हमारे सुदूर संवेदी उपग्रह भेजे जाते हैं, वहां से जो डाटा आता है वो हैदराबाद में जो राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र है यहाँ पर कलेक्ट किया जाता है। यहाँ पर ही सारा डाटा कलेक्ट किया जाता है। सुदूर संवेदन केंद्र है जो कहाँ पर है, हैदराबाद में स्थित है। ठीक है, यहाँ पर सारा का सारा डाटा को कलेक्ट किया जाता है। इसके बाद देख लेते हैं मुख्य नियंत्रण सुविधा। मुख्य नियंत्रण सुविधा केंद्र यह 2 जगह पर स्थित है। एक है कर्नाटक, जो कि हासन जगह है कर्नाटक में, वहाँ पर है। और मध्य प्रदेश की बात करें तो वो है भोपाल में। और यहाँ मुख्य नियंत्रण सुविधा का मतलब है कि यहाँ से जो सैटेलाइट्स होते हैं उनको नियंत्रित करने का काम, जो नियंत्रण अर्थात नियंत्रित करने का काम यही 2 जगह से किया जाता है। हमारे सैटेलाइट्स को जो नियंत्रित किया जाता है वो मुख्य 2 जगह हैं। एक कर्नाटक में है जो कि हासन नाम की जगह पर है, और दूसरा मध्य प्रदेश में है जो कि भोपाल में स्थित है। तो यहाँ से हमारे सारे के सारे उपग्रहों को
कंट्रोल किया जाता है। आई होप यू आर अंडरस्टैंड। नेक्स्ट, इसरो। इसरो नोदक, ये मोदक नहीं है जी, ये आप धोखे से ये टाइप गलत हो गया, यहाँ पे नोदक है, इसे नोदक कर लीजिए, नोदक, इसे बोलते हैं नोदक। नोदक का अर्थ क्या होता है? नोदक का अर्थ वही होता है जो आपकी गाड़ी में फ्यूल का होता है, अर्थात जैसे आप अपनी मोटरसाइकिल, कार वगैरह में डीजल पेट्रोल की आवश्यकता पड़ती है, इसी प्रकार से हमारे जो रॉकेट्स होते हैं, हमारे जो रॉकेट होते हैं, इस रॉकेट को हमारे स्पेस में ले जाने के लिए जिस फ्यूल की ज़रूरत होती है उसे हम बोलते हैं नोदक, उसे क्या बोलते हैं? नोदक बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसरो नोदक कॉम्प्लेक्स ये कहाँ पर बना हुआ है? जी बिल्कुल सही, ये बना हुआ है तमिलनाडु में, और तमिलनाडु में कहाँ पर? महेंद्रगिरी की पहाड़ी पर। ये बिल्कुल इम्पोर्टेंट है, ध्यान से पढ़ते जाइए, जहाँ आपको लगे नोट करते जाइए, यदि आप नोट नहीं कर पा रहे हैं तो स्क्रीनशॉट भी लेकर रख सकते हैं आप जी। इसरो नोदक कॉम्प्लेक्स कहाँ पर है? महेंद्रगिरी के पहाड़ी पर, तमिलनाडु में स्थित है। यहाँ पर बनाए जाते हैं क्रायोजेनिक इंजन, बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहीं से बनेगा, ये क्वेश्चन देख लीजिए, क्रायोजेनिक इंजन। अब क्रायोजेनिक इंजन क्या होते हैं मैं आपको बता देता हूँ। क्रायोजेनिक दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। क्रायोजेनिक कितने शब्दों से मिलकर बना हुआ है? दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। देखिए, एक तो है क्रायो, क्रायो का मतलब होता है, क्रायो का मतलब होता है अत्यधिक कम तापमान, अत्यधिक निम्न तापमान पर, और जेनिक का मतलब होता है ईंधन, जेनिक का मतलब होता है ईंधन। क्रायोजेनिक यानी होता है ऐसा ईंधन जो अत्यधिक कम तापमान पर अपनी ज्वलन क्षमता को बनाए रखता है, यानी ऐसा ईंधन जो बिल्कुल माइनस वाले तापमान में भी ऊर्जा उत्पन्न कर सकता है, जलने की क्षमता रखता है, उसे बोलते हैं क्रायोजेनिक। तो हमारा यहाँ पर यानी इसरो के जो आपने महेंद्रगिरी की पहाड़ी पर स्थित जो सेंटर है, वहाँ पर कौन सा ईंधन बनाया जाता है? क्रायोजेनिक ईंधन बनाया जाता है। इसरो नोदक कॉम्प्लेक्स में क्रायोजेनिक ईंधन बनाया जाता है। ये बहुत ही नई टेक्निक है। एंट्रिक्स, अब देख लेते हैं एंट्रिक्स। एंट्रिक्स क्या है? एंट्रिक्स की स्थापना हुई थी 1992 में, एंट्रिक्स की स्थापना 1992 में हुई थी। यह वाणिज्यिक इकाई है। वाणिज्यिक इकाई यानी आप समझ सकते हो वित्त विभाग जैसे है। वित्त विभाग मतलब यदि धन नहीं होगा तो कोई काम नहीं होते, बिना मनी तो कुछ नहीं, ठीक है ना। इसलिए ये काम करता है व्यापार का, ये यहाँ से व्यापार का काम होता है। और व्यापार किस टाइप का है, किस चीज़ का व्यापार करेंगे? तो ये लोग जो हमारे पास आस पास में पड़ोसी देश हैं, जो छोटे छोटे देश हैं, जिनके पास अपने कोई सैटेलाइट नहीं है या फिर जिनको ऐसी सुविधा प्राप्त नहीं है, तो हमारे इंडिया के जो सैटेलाइट्स हैं, यदि इनके द्वारा उनके देश की कोई महत्वपूर्ण सूचना या महत्वपूर्ण जानकारी या महत्वपूर्ण पिक्चर्स कोई क्लिक की जाती है, तो हमारा इंडिया का जो एंट्रिक्स है यानी वाणिज्यिक जो इकाई है, इकोनॉमिकल यूनिट है, वो इन चीज़ों को उन देशों के साथ व्यापार के द्वारा बेच देती है, उनको बेच देती है। उनके लिए इम्पोर्टेंट जानकारी होती है उस देश के लिए, तो वो उसको खरीद लेते हैं। आप भी इसको देख सकते हैं, जो इसकी साइड है, इसकी साइड है आपकी भुवन नाम से एक साइड है, भुवन नाम से आप सर्च करेंगे तो आपको भी मिल जाएगी। भुवन नाम से एक साइड है इंडिया की, यहीं से इसकी बिक्री की जाती है। इसका मुख्यालय यानी एंट्रिक्स का मुख्यालय है बेंगलुरु में, और इसे लघु रत्न कंपनी का दर्जा भी प्राप्त है या हो चुका है, ऑलरेडी हो चुका है इसको लघु रत्न कंपनी का दर्जा। यहाँ से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा के आप नोट कर लीजिए, इसे लघु रत्न कंपनी का दर्जा प्राप्त हो चुका है। अब देख लेंगे सौर वेधशाला। सौर वेधशाला जैसे आप देख रहे हैं, सौर यानी सोलर, सोलर की यानी अपने सोलर सिस्टम की जो जानकारी है, वहाँ उदयपुर में स्थित है एक सौर वेधशाला, यहाँ से इसका अध्ययन किया जाता है सौर वेधशाला में। अगला देख लेते हैं राष्ट्रीय सुदूर संवेदन उपग्रह, नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर, ये हैदराबाद में स्थित है। यहाँ से डाटा कलेक्ट किया जाता है। क्या किया जाता है? यहाँ से डाटा को कलेक्ट किया जाता है, मैंने पहले ही बता दिया है, कलेक्ट किया जाता है। और सुदूर संवेदन उपग्रह मतलब वही होते हैं जो हमारी पृथ्वी होती है, पृथ्वी के पास में जो उपग्रह घूमते हैं, वहाँ कोई भी कोई पिक्चर को क्लिक करते हैं, उससे जो जानकारी मिलती है उसके डाटा को यहाँ से एकत्र किया जाता है, फिर शेयर किया जाता है। अगला देख लेते हैं अंतरिक्ष की कक्षाएं। अब देखिए अंतरिक्ष की कक्षाएं देख लेते हैं किस प्रकार से अंतरिक्ष की कक्षाएं, जैसे मान लीजिए पृथ्वी है, पृथ्वी के बाहर जो कक्षाएं हैं उनके अलग अलग नाम हैं। जैसे पहली पृथ्वी के सबसे पास की कक्षा होती है, इसे बोलते हैं लोअर और अर्थ ऑर्बिट। लोअर यानी निम्न,
अर्थ यानी पृथ्वी की, ऑर्बिट यानी जो उसके चारों तरफ की कक्षा है। तो लोअर अर्थ ऑर्बिट ये पहली कक्षा है, और इसका इस प्रकार से देख लेते हैं। जैसे हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी से सबसे पहली वाली कक्षा है। इसे ये इसकी जो किलोमीटर में अपन क्षेत्र है उसे देख लेते हैं। ये 200 से लेकर 2000 किलोमीटर तक इसकी ऊंचाई होती है, यानी 200 से 2000 किलोमीटर, समुद्र तल से 200 से 2000 किलोमीटर तक ये फैला हुआ क्षेत्र है। और यहाँ पर जो उपग्रह भेजे जाते हैं उसका जो परिक्रमण काल होता है वो होता है आवर्तकाल 90, यानी 1.5 घंटे से लेकर 3 घंटे तक, 90 मिनट से लेकर 180 मिनट जो यहाँ पे लिखा हुआ है, अर्थात 1.5 घंटे से 3 घंटे तक इसमें ये पूरा एक राउंड अपना पूरा कंप्लीट कर लेता है। लोअर ऑर्बिट की बात कर रहा हूँ मैं, लियो की बात कर रहा हूँ। और यहाँ पर इस कक्षा में सुदूर संवेदी उपग्रह भेजे जाते हैं। सुदूर संवेदी उपग्रह, सुदूर संवेदी उपग्रह का अर्थ ये है कि यहाँ पर मात्र वही उपग्रह भेजे जाएंगे जो हमारी पृथ्वी की अच्छे से इमेज कैप्चर कर सकें, अच्छे से फोटो को ले सकें, जिससे हमें जानकारी मिल जाती है। सुदूर संवेदी उपग्रह से हमें जानकारी मिलती है कि हमारे यहाँ किस प्रकार के खनिज या कहाँ पर जंगल ज़्यादा हैं, कहाँ पर नदियाँ, कहाँ पर, अगर मान लीजिए आपको बहुत एक सिंपल एग्जांपल से बता दूं, मान लीजिए कहीं पर बाढ़ आ जाती है, तो हम कैसे पता करेंगे कि किस स्थान पर सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ, किस स्थान पर कम नुकसान हुआ, कहाँ पर ओले पड़ गए तो कहाँ फसलों का नुकसान ज़्यादा हुआ, कहाँ कम हुआ। इन सब की जानकारी हमें देता है हमारा लोअर अर्थ ऑर्बिट में स्थित उपग्रह, जिसे सुदूर संवेदी उपग्रह बोला जाता है। इन्हीं पिक्चर्स के आधार पर हम पता लगा सकते हैं, आकलन कर सकते हैं कि कहाँ पर हमारी पृथ्वी पर यानी हमारे भारत में कहाँ पर सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ, कहाँ कम नुकसान हुआ। उसी के आधार पर हम वहाँ सहायता उसी प्रकार से भेजते हैं। ठीक है, ये सुदूर संवेदी उपग्रह के बारे में आशा है कि आप समझ चुके होंगे। इसके बाद है मिडिल अर्थ ऑर्बिट। मिडिल अर्थ ऑर्बिट यानी सुदूर संवेदन उपग्रह की बात आता है मिडिल, ये सुदूर हो गया यहाँ तक पहली, फिर दूसरी ऑर्बिट है, इसे कहते हैं मिडिल अर्थ ऑर्बिट, इसे मियो कहते हैं। इसकी ऊंचाई होती है 8000 किलोमीटर से लेकर 20000 किलोमीटर तक इसका क्षेत्र होता है। और इसका जो आवर्तकाल होता है वह 6 से लेकर 15 घंटे तक, यानी आवर्तकाल एक बार घूमना, यानी 6 से 15 घंटे में वो एक पूरा राउंड कर लेता है। ये 6 से 15 इसलिए बोल रहा हूँ, ये डिफरेंट क्यों है बीच का इसलिए है क्योंकि दूर ग्रह एक ही लाइन में तो होंगे नहीं, कुछ यहाँ कुछ यहाँ कुछ यहाँ, इस प्रकार से थोड़ा उनमें डिफरेंट होता है उनकी दूरी में, इसलिए राउंड में भी इनका अंतर आ जाता है। इस कक्षा में नौवहन यानी जैसे जीपीएस प्रणाली आप समझ सकते हो, जीपीएस जानते हो ना, जीपीएस बिल्कुल आपने सुना भी होगा, यूज भी किया होगा। तो यहाँ पर जीपीएस वाले जो उपग्रह हैं वो भेजे जाते हैं। लेकिन आपको जानकर शायद आप जानते हो, यदि नहीं जानते हो तो आपकी जानकारी लेके बता दूं जानकारी के लिए कि भारत मिडिल अर्थ ऑर्बिट यानी मियो की कक्षा में अपना कोई उपग्रह स्थापित नहीं करता है। अभी तक कोई भी भारत का मियो की कक्षा में एक भी उपग्रह स्थापित नहीं है। ठीक है, अगला देख लेते हैं। अगला है जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट। जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट यह कक्षा 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित होती है। इस कक्षा में दूरसंचार वाले उपग्रह भेजे जाते हैं। देखिए, आपको मैंने इमेज से क्लियर कर दूं मैं आपको, ये हमारी अर्थ है जो आपको दिखाई दे रही होगी, ये अर्थ है हमारी यानी पृथ्वी है। पृथ्वी के बाद देखो मियो वाले जो उपग्रह होते हैं उसे बोला जाता है ध्रुवीय उपग्रह। देखिए ध्रुव की तरह इस प्रकार से घूम रहा है, देखिए इस प्रकार से ऐसे इस टाइप में घूम रहा है वो, देखिए बीच में इस प्रकार से ये इस प्रकार से घूमते हैं। यहाँ मियो वाली कक्षा है ये। उसके बाद लियो आपके इस टाइप में घूमते हैं, ये लियो वाली कक्षा है। ठीक है, ये लियो वाली कक्षा है। मियो वाली कक्षा में हमेशा सुदूर संवेदी उपग्रह भेजे जाते हैं जो कि पृथ्वी के काफ़ी नज़दीक होते हैं। लियो वाली कक्षा जे वाली कक्षा जो है ये लियो है, LEO लियो वाली कक्षा में सुदूर संवेदी उपग्रह भेजे जाते हैं जो हमारी पृथ्वी के काफ़ी नज़दीक होते हैं, जिससे कि पिक्चर काफ़ी साफ क्लियर आती है और हमें जानकारी प्राप्त करने में बहुत ही अच्छे से सहायता मिल जाती है कि किस स्थान पर क्या चीज़ की बहुलता है, क्या चीज़ ज़्यादा है, क्या चीज़ कम है, कहाँ पर बाढ़ अधिक आई है, कहाँ पर फसलों को नुकसान कहाँ हुआ, इसके लिए आप अपना अनुमान लगा सकते हैं। दूसरी और जो कक्षा है उसे मियो बोलते हैं, जो आपकी इस प्रकार से देखिए ये मियो है, MEO मियो। ठीक है, मिडिल वाली जो ऑर्बिट है। और इसके बाद सबसे आखिरी यानी सबसे दूर है जो 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है, ये जो राउंड में दिखाई दे रही है, इसे बोला जाता है जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट। और ये 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर होती है। इससे
इसमें क्या दूरसंचार वाले उपग्रह भेजे जाते हैं, जैसे आप सैटेलाइट से, यानी आप जैसे आप इंटरनेट का भी यूज कर रहे हैं, तो वो इसी कक्षा में भेजे गए उपग्रह हैं, जो कि हमारे इस कक्षा में जो कक्षा दिखाई दे रही है जियो वाली कक्षा, इसी में हमारे दूरसंचार वाले उपग्रह भेजे जाते हैं। यहीं से हमें टीवी के सिग्नल, आपके मोबाइल फ़ोन के सिग्नल, आपके और जो आप जो नेट यूज कर रहे हैं, इसके सारे के सारे सिग्नल यहीं से हमें प्राप्त होते हैं। ये हमारे इंडिया यहीं पर अपने सैटेलाइट सिग्नल्स यहीं से प्राप्त करता है। ठीक है ना। तो ये तीनों कक्षाएं आपने समझी होंगी और निश्चित तौर पर आपको समझ में आई होंगी। अगला देख लेते हैं, एक और है ऑर्बिट, जो कि अलग ही टाइप का ऑर्बिट है, जिसे बोलते हैं हॉफमैन ट्रांसफर ऑर्बिट। इसे हॉफमैन ट्रांसफर ऑर्बिट बोला जाता है। इसमें उपग्रह को एक कक्षा से दूसरी कक्षा में स्थापित कर दिया जाता है। देख लेते हैं, इसको देख लेते हैं हॉफमैन क्या है। मान लीजिए हमारा कोई उपग्रह है, ये सूर्य है, ये जो आप सूर्य देख रहे हैं ये सूर्य है, और सूर्य से आप देखिए यहाँ पे हमने कोई उपग्रह भेजा, ये चारों तरफ पहले राउंड लगा रहा, राउंड लगा रहा, राउंड लगा, एक निश्चित समय अवधि आने पर हम इसकी स्पीड थोड़ी सी बढ़ा देंगे। जो थोड़ी सी बढ़ा देंगे तो इसका पलायन भी एक बढ़ जाएगा, और ये इस कक्षा को छोड़ करके इस कक्षा में स्थापित हो जाएगा, यहाँ पर इस कक्षा में स्थापित हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक जो दूरी जा रही, यहाँ से यहाँ तक जो बीच की जो रेखा है, इसी दूरी को हम कहेंगे हॉफमैन ट्रांसफर ऑर्बिट। इसी को कहेंगे हॉफमैन ट्रांसफर ऑर्बिट कहेंगे। और ये जाकर के अपनी दूसरी कक्षा में आ जाएगा और वहाँ पर स्वतंत्र रूप से विचरण करने लगा, जैसे बोलते हैं हम हॉफमैन ट्रांसफर ऑर्बिट। ठीक है, एक कक्षा से दूसरी कक्षा में स्थापित करने के लिए किसी उपग्रह को इसका प्रयोग किया जाता है। अब देखते हैं चंद्रयान फर्स्ट। भारत का पहला चंद्र मिशन था, भारत का पहला चंद्र मिशन था चंद्रयान फर्स्ट, जो कि 22 अक्टूबर 2008 को चंद्रयान प्रथम लॉन्च किया गया था। इसकी डेट याद रखें, 22 अक्टूबर है, 22 अक्टूबर 2008 में ये चंद्रयान फर्स्ट लॉन्च किया गया। प्रक्षेपण केंद्र वही है आपका सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, सतीश धवन प्रक्षेपण केंद्र, जो मैंने बताया था ना, सारे उपग्रह यहीं से क्या किए जाते हैं, लॉन्च किए जाते हैं। सतीश धवन प्रक्षेपण केंद्र, ये हमारा है चंद्रयान। ये देख लीजिए, इस प्रकार से चंद्रयान अपना जो उपग्रह था वो इस प्रकार से बनाया गया था। इसके ये कंपोनेंट्स इस टाइप में लगे हुए थे, ये सोलर प्लेट लगी हुई है जो नीले से कलर की दिखाई दे रही है आपको, ये देखिए इस टाइप में ये पूरा इसकी बनावट थी, स्ट्रक्चर था। तो ये चंद्रयान फर्स्ट है जो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से छोड़ा गया था। अब देख लेते हैं मार्स ऑर्बिटर मिशन, यानी मॉम, इसे शॉर्ट में बोला जाता है मॉम। मार्स ऑर्बिटर मिशन के अंतर्गत मंगलयान को लॉन्च किया गया। मंगलयान को कब लॉन्च किया गया, तो 5 नवंबर 2013 को लॉन्च किया गया मंगलयान। इसे किससे लॉन्च किया गया, यहाँ से क्वेश्चन बनता है और बना भी है। इसे PSLV C-25 से लॉन्च किया गया था। PSLV वाहन का नाम यानी व्हीकल का नाम है, PSLV C-25, इस व्हीकल यानी रॉकेट का नाम है PSLV C-25। यहाँ से इसे प्रक्षेपित किया गया था। भारत का पृथ्वी के अलावा किसी दूसरे ग्रह पर भेजा गया पहला दूर संवेदी उपग्रह था। ध्यान करिए, हम किसी भी अन्य उपग्रह पर यदि कोई भी अपना किसी अन्य ग्रह पर कोई भी उपग्रह भेजते हैं, वो हमेशा दूर संवेदी उपग्रह ही होगा, वो हमेशा दूर संवेदी उपग्रह ही होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर हमें संचार की ज़रूरत होगी नहीं, क्योंकि वहाँ तो कोई रहता नहीं है, तो वहाँ की हम केवल हमें जानकारी प्राप्त करनी होती है। इसलिए हम ये वाले उपग्रह उसी कक्षा में भेजते दूर संवेदी उपग्रह ही भेजते हैं, क्योंकि हमें वहाँ की तस्वीरें चाहिए होती हैं, वहाँ की सरफेस यानी वहाँ की धरती यानी वहाँ के जो ज़मीन है वो किस टाइप की है, वहाँ पर जलवायु कैसी, वहाँ की मिट्टी चट्टान पत्थर, इनका अध्ययन किया जाता है। इसलिए यहाँ पर हम केवल दूर संवेदी उपग्रह ही भेजे जाते हैं। भारत विश्व का पहला देश बना जिसने पहली सफलता में ही, भारत विश्व का पहला देश बना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। यहाँ पर भारत विश्व का पहला देश है, इसने पहली बार में ही सफलता प्राप्त करके मंगल की कक्षा में अपना उपग्रह क्या कर दिया था, स्थापित करके दिखा दिया था। ये पहली बार में ही उपग्रह को स्थापित करके दिखाने वाला भारत पूरे विश्व का पहला देश है। मंगलयान की इसी सफलता के लिए 2014 में इसको इंदिरा गांधी शांति निशस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ये भी इम्पोर्टेंट है। मंगलयान जो आप मंगलयान है, मंगलयान ने ही सारे विश्व को पहली बार बताया था, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मंगलयान ने ही पूरे विश्व को बताया था कि मंगल ग्रह पर मीथेन गैस की उपस्थिति है। यानी मीथेन गैस को क्या बोलते हैं, मार्स गैस भी बोलते हैं ना, MARS, मार्स गैस, ठीक है ना। तो मीथेन गैस की उपस्थिति है, किसने बताया, मंगलयान ने पूरे विश्व को पहली बार बताया था, जो दुनिया के लिए एकदम नई बात थी।
और ये जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण घटना थी। मतलब क्या है, मतलब ये है जहाँ पर मार्स गैस होती है वहाँ पर मनुष्य के जीवन की कुछ संभावनाएं नज़र आने लगती हैं, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी ये। देख लीजिए इस प्रकार से मंगल ग्रह है और इसके पास में जो हमारा मंगलयान घूम रहा है, देखिए बड़ी शान से मंगलयान घूम रहा है। ये हमारा मार्स है, यानी RS मार्स, इसे मंगल, ये मंगल ग्रह, ये है मंगल ग्रह, और यहाँ पर हमारा घूमता हुआ मंगल मिशन का हमारा अपना सैटेलाइट। 15 फरवरी 2017 को इसरो में श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र से एक सफल एकल रॉकेट से पहली बार 104 उपग्रह सफलतापूर्वक एक साथ लॉन्च किए गए थे। 104 उपग्रह, जो कि अपने आप में एक बहुत ही बड़ी सफलता और उपलब्धि थी। 2017 की बात करें तो भारत की GSLV मार्क 3 की पहली उड़ान GSAT 19 उपग्रह को भी सफलतापूर्वक इन्होंने लॉन्च किया था। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज का आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपको जानकारी कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताएं। हाँ, और बेल आइकन को जरूर दबा लें ताकि आपको सारे नोटिफिकेशंस टाइम पर मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वाचिंग फॉर दिस वीडियो। बाय बाय।